ऑडियो 8 5 प्राण 5 शक्ति धाराएं। यो प्राण तत्व एक है, पर प्राणी के शरीर में उसकी क्रियाशीलता के आधार पर कई भागों में विभक्त किया गया है। शरीर के प्रमुख अवयव मांसपेशियों से बने हैं, पर संगठन की मित्रता के कारण उनके आकार प्रकार में भिन्नता पाई जाती है। इसी आधार पर उसका नामकरण एवं विवेचन भी पृथक पृथक होता है। मानवीय काया में प्राण शक्ति को भी विभिन्न उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं। उन्हीं के आधार पर उनके नामकरण भी अलग अलग हैं और गुण धर्म भी भिन्नता भी बताई जाती है। इस पृथकता के मूल में एकता विद्यमान है। प्राण अनेक नहीं है, उसके विभिन्न प्रयोजनों में व्यवहार पद्धति ही पृथक है। बिजली एक है, पर उसके व्यवहार विभिन्न यंत्रों में विभिन्न प्रकार के होते हैं। हीटर, कूलर, पंखा, प्रकाश, पिसाई आदि करते समय उसकी शक्ति एवं प्रकृति भिन्न लगती है। उपयोग और प्रयोजन को देखते हुए भिन्नता अनुभव की जा सकती है, तो भी जानने वाले जानते हैं कि यह सब एक ही विद्युत शक्ति के बहुमुखी क्रियाकलाप हैं। प्राण शक्ति के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। शास्त्रकारों ने उसे कई भागों में विभाजित किया है, कई नाम दिए हैं और कई तरह से व्याख्या की है। उसका औचित्य होते हुए भी इस भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि प्राण तत्व कितने ही प्रकार का है और इन प्रकारों में भिन्नता एवं विसंगति है। इस प्राण विस्तार को भी एको अहम बहुश्याम का एक स्फुरण कहा जाता है। मानव शरीर में प्राण को 10 भागों में विभक्त माना गया है। इनमें 5 प्राण और 5 उपप्राण हैं। प्राणमय कोश इन्हीं 10 के सम्मिश्रण से बनता है। 5 मुख्य प्राण हैं: अपान, समान, प्राण, उदान, व्यान। उप प्राणों को देवदत्त, त्रिकल, कूर्म, नाग, धनंजय नाम दिया गया है। शरीर क्षेत्र में इन प्राणों के क्या क्या कार्य हैं, इसका वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में इस प्रकार किया गया है। अपान अपनयति प्रकर्षेण मलं निस्सारयति अपकर्षति च शक्तिम इति अपानः। अर्थात जो मलों को बाहर फेंकने की शक्ति से संपन्न है वह अपान है। मल, मूत्र, स्वेद, कफ, रज, वीर्य आदि का विसर्जन, भ्रूण का प्रसव आदि बाहर फेंकने वाली क्रियाएं इसी अपान प्राण के बल से संपन्न होती हैं। समान रसम समम नयति सम्यक प्रकारेण नयति इति समानः। अर्थात जो रसों को ठीक तरह यथास्थान ले जाता और वितरित करता है वह समान है। पाचक रसों का उत्पादन और उनका स्तर उपयुक्त बनाए रखना इसी का काम है। पातंजलि योग सूत्र के पाद 3 सूत्र 40 में कहा गया है, समान जयात ज्वलनम, अर्थात समान द्वारा शरीर की ऊर्जा एवं सक्रियता ज्वलंत रखी जाती है। प्राण प्रकर्षेण आनयति प्रकर्षेण या बलम ददाति आकर्षयति शक्तिम सह प्राणः। अर्थात जो श्वास, आहार आदि को खींचता है और शरीर में बल संचार करता है वह प्राण है। शब्दोच्चार में प्राय इसी की प्रमुखता रहती है। उदान उन्नयति यह उद आनयति व तदुदान। अर्थात जो शरीर को उठाए रहे, कड़क रखे, गिरने ना दे वह उदान है। ऊर्ध्वगमन की अनेकों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। व्यान व्यापनोति शरीरम यह सह व्यानम। अर्थात जो संपूर्ण शरीर में संव्याप्त है वह व्यान है। रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, ज्ञान तंतु आदि माध्यमों से यह सारे शरीर पर नियंत्रण रखता है। अंतर्मन की स्वसंचालित शारीरिक गतिविधियां इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। इस तरह प्रथम प्राण का कार्य श्वास प्रश्वास क्रिया का संपादन स्थान छाती है। इस तत्व की ध्यानावस्था में अनुभूति पीले रंग की होती है और षट चक्र वेदन की प्रक्रिया में यह अनाहत चक्र का प्रभावित करता पाया जाता है। द्वितीय अपान का कार्य शरीर के विभिन्न भागों से निकलने वाले मलों का निष्कासन एवं स्थान गुदा है।
वह नारंगी रंग की आभा में अनुभव किया है और मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है। तीसरा, समान। अन्न से लेकर रस, रक्त और तप धातुओं का परिपाक करता है और स्थान नाभि है। हरे रंग की आभा वाला और मणिपुर चक्र से संबंधित इसे बताया गया है। चौथा, उदान का कार्य आकर्षण ग्रहण करना। अन्न, जल, श्वास, शिक्षा आदि जो कुछ बाहर से ग्रहण किया जाता है वह ग्रहण प्रक्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है। निद्रावस्था तथा मृत्यु के उपरांत का विश्राम संभव करना भी इसी का काम है। स्थान, कंठ, रंग बैंगनी तथा चक्र विशुद्धाख्य है। पांचवा, व्यान। इसका कार्य रक्त आदि का संचार, स्थानांतरण। स्थान, संपूर्ण शरीर। रंग गुलाबी और चक्र स्वाधिष्ठान है। 5 उप प्राण इन्हीं 5 प्रमुखों के साथ उसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे मिनिस्टरों के साथ सेक्रेटरी रहते हैं। प्राण के साथ नाग, अपान के साथ कूर्म, समान के साथ क्रिकल, उदान के साथ देवदत्त और व्यान के साथ धनंजय का संबंध है। नाग का कार्य वायु संचार, डकार, हिचकी, गुदा वायु। कूर्म का नेत्रों के क्रियाकलाप, क्रिकल का भूख प्यास, देवदत्त का जम्भाई, अंगड़ाई, धनंजय का हर अवयव की सफाई जैसे कार्यों का उत्तरदायी बताया गया है। पर वस्तुतः वे इतने छोटे कार्यों तक ही सीमित नहीं हैं। मुख्य प्राणों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाए रखने में उनका पूरा योगदान रहता है। इन प्राण और उप प्राणों के भेद को और भी अच्छी तरह समझना हो तो तन मात्राओं और ज्ञानेंद्रियों के संबंध पर गौर करना चाहिए। शब्द तत्व को ग्रहण करने के लिए कान, रूप तत्व की अनुभूति के लिए नेत्र, रस के लिए जिह्वा, गंध के लिए नाक और स्पर्श के लिए जो कार्य त्वचा करती है उसी प्रकार प्राण तत्व द्वारा विनिर्मित सूक्ष्म संभूतियों को स्थूल अनुभूतियों में प्रयुक्त करने का कार्य यह उप प्राण संपादित करते हैं। यह स्मरण रखा जाना चाहिए कि यह वर्गीकरण मात्र वस्तु स्थिति को समझने और समझाने के उद्देश्य से ही किया गया है। अलग अलग आकृति प्रकृति के 10 व्यक्तियों की तरह इन्हें 10 सत्ताएं नहीं मान बैठना चाहिए। एक ही व्यक्ति को विभिन्न अवसरों पर पिता, पुत्र, भाई, मित्र, शत्रु, सुषुप्त, जागृत, मलिन, स्वच्छ स्थितियों में देखा जा सकता है। लगभग उसी प्रकार का यह वर्गीकरण भी समझा जाए। प्राण शरीरस्थ प्राण संस्थान के न केवल अस्तित्व का बल्कि उसके गुण, धर्मों तथा क्रियाकलापों, प्रभावों आदि का भी वर्णन विस्तार पूर्वक भारतीय ग्रंथों में मिलता है। इस मान्यता को स्थूल विज्ञान बहुत दिनों तक झुठलाता रहा, किंतु शरीर विज्ञान के संदर्भ में जैसे जैसे उसकी जानकारियां बढ़ रही हैं, प्राण संस्थान के अस्तित्व को एक सुनिश्चित तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। भौतिक विज्ञान के स्थूल उपकरणों की पकड़ में भी इस सूक्ष्म सत्ता के अनेक प्रमाण आने लगे हैं। रूस के इलेक्ट्रॉनिक विज्ञानवेत्ता एमयोन किरलियान ने एक ऐसी फोटोग्राफी का आविष्कार किया है जो मनुष्य के इर्द गिर्द होने वाली विद्युतीय हलचलों का भी छायांकन करती है। इससे प्रतीत होता है कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर की भी सत्ता विद्यमान है। वह ऐसे पदार्थों से बनी है जो इलेक्ट्रॉनों से बने ठोस पदार्थों की अपेक्षा भिन्न स्तर की है और अधिक गतिशील भी। इंग्लैंड के डॉक्टर किलनर एक बार अस्पताल में रोगियों का परीक्षण कर रहे थे। एक मरणासन्न रोगी की जांच करते समय उन्होंने देखा कि उनकी दूरबीन माइक्रोस्कोप के शीशे पर एक विचित्र प्रकार के रंगीन प्रकाश कण जम गए हैं जो आज तक कभी भी देखे नहीं गए थे। दूसरे दिन उसी रोग के कपड़े उतरवा कर जांच करते समय डॉक्टर किलनर फिर चौंके। उन्होंने देखा जो प्रकाश कल दिखाई दिया था आज वह लहरों के रूप में माइक्रोस्कोप के शीशे के सामने उड़ रहा है।
रोगी के शरीर के चारों ओर 6-7 इंच परिधि में यह प्रकाश फैला है। इसमें कई दुर्लभ रासायनिक तत्वों के प्रकाश कण भी थे। उन्होंने देखा जब प्रकाश मंद पड़ता है तब उसके शरीर और नाड़ी की गति में शिथिलता आ जाती है। थोड़ी देर बाद एकाएक प्रकाश पुंज विलुप्त हो गया। अब की बार जब उन्होंने नाड़ी पर हाथ रखा तो पाया कि उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराने के साथ साथ डॉक्टर किलनर ने विश्वास व्यक्त किया कि जिस द्रव्य में जीवन के मौलिक गुण विद्यमान होते हैं वह पदार्थ से प्रथम अति सूक्ष्म सत्ता है, उसका विनाश होता हो ऐसा संभव नहीं है। प्राण तत्व को ही एक चेतन ऊर्जा लाइव एनर्जी कहा गया है। भौतिक विज्ञान के अनुसार एनर्जी के 6 प्रकार माने जाते हैं। 1 ताप हीट, 2 प्रकाश लाइट, 3 चुंबकीय मैग्नेटिक, 4 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, 5 ध्वनि साउंड, 6 घर्षण फ्रिक्शन अथवा यांत्रिक मैकेनिकल। एक प्रकार की एनर्जी को किसी भी दूसरे प्रकार की एनर्जी में बदला भी जा सकता है। शरीरस्थ चेतन क्षमता लाइव एनर्जी इन विज्ञान समस्त प्रकारों से भिन्न होते हुए भी उनके माध्यम से जानी समझी जा सकती है। एनर्जी के बारे में वैज्ञानिक मान्यता है कि वह नष्ट नहीं होती बल्कि उसका केवल रूपांतरण होता है। यह भी माना जाता है कि एनर्जी किसी भी स्थूल पदार्थ से संबद्ध रह सकती है, फिर भी उसका अस्तित्व उससे भिन्न है और वह एक पदार्थ में से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित ट्रांसफर की जा सकती है। प्राण के संदर्भ में भी भारतीय दृष्टाओं का यही कथन है। अब तो पाश्चात्य वैज्ञानिक भी इसे स्वीकार करने लगे हैं। इस संदर्भ में फोनोग्राफ प्रकाश के बल्ब के आविष्कारकर्ता थॉमस एडिसन ने अत्यंत बोधगम्य प्रकाश डालते हुए लिखा है, प्राणी की सत्ता उच्च स्तरीय विद्युत कण गुच्छकों के रूप में तब भी बनी रहती है जब वह शरीर से पृथक हो जाती है। मृत्यु के उपरांत यह गुच्छक विधिवत तो नहीं होते पर वे परस्पर संबद्ध बने रहते हैं। यह बिखरते नहीं, वर्ण आकाश में भ्रमण करते रहने के उपरांत पुनः जीवन चक्र में प्रवेश करते और नया जन्म धारण करते हैं। इनकी बनावट बहुत कुछ मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है। पुराना छत्ता वे एक साथ छोड़ती हैं और नया एक साथ बनाती हैं। इसी प्रकार उच्च स्तरीय विद्युत कणों के गुच्छक अपने साथ स्थूल शरीर की सामग्री अपनी आस्थाओं और संवेदना के साथ लेकर जन्मने मरने पर भी अमर बने रहते हैं। इन प्रमाणों से शरीर में अन्नमय कोश से संबद्ध किंतु एक स्वतंत्र अस्तित्व संपन्न प्राणमय कोश का होना स्वीकार करना ही पड़ता है। यूं भी शरीर के विज्ञान सम्मत ताप आदि 6 प्रकार की एनर्जी ऊर्जा के प्रमाण पाए जाते हैं, किंतु सारे शरीर में समव्याप्त प्राणमय कोश का स्वरूप सबसे अधिक स्पष्टता से जैवीय विद्युत बायो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में समझा जा सकता है। शरीर विज्ञान में अब कॉस्मिक विद्युत पर पर्याप्त शोधें हो रही हैं। शरीर में कुछ केंद्र तो निर्विवाद रूप से विद्युत उत्पादक के रूप में स्वीकार कर लिए जाते हैं। उनमें प्रधान है मस्तिष्क, हृदय तथा नेत्र। मस्तिष्क में विद्युत उत्पादन केंद्र को रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। मस्तिष्क के मध्य भाग की गहराइयों में स्थित कुछ मस्तिष्क के अवयवों में से विद्युत स्पंदन इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा होते रहते हैं तथा सारे मस्तिष्क में फैलते जाते हैं। यह विद्युतीय आवेश ही मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों को संचालित तथा परस्पर संबंधित रखते हैं। चिकित्सा विज्ञान में प्रयुक्त मस्तिष्कीय विद्युत मापक यंत्र इलेक्ट्रो इकेफ्लोग्राफ EEG द्वारा मस्तिष्कीय विद्युत धाराओं को नापा जाता है। उन्हीं के आधार पर मस्तिष्क एवं सिर से संबंधित रोगों के बारे में निर्धारण किया जाता है। सिर में विभिन्न स्थानों पर यंत्र के रज्जु कार्ड लगाए जाते हैं। उनमें नापे गए विद्युत विभव पोटेंशियल का योग लगभग 1 मिलीमीटर वोल्ट आता है।
हृदय के संचालन में लगभग 10 तार शक्ति विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। यह विद्युत हृदय में ही पैदा होती है। हृदय में जिस क्षेत्र में विद्युत स्पंदन पैदा होते हैं उसे पेस मेकर कहते हैं। वह विद्युत स्पंदन पैदा होते ही लगभग 0.8 सेकंड में एक विकसित मनुष्य के सारे हृदय में फैल जाते हैं। इतने ही समय में हृदय अपनी एक धड़कन पूरी करता है। हृदय की धड़कन के कारण तथा नियंत्रण यही विद्युत स्पंदन होते हैं। इन विद्युत स्पंदनों का प्रभाव ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नामक यंत्र पर अंकित होते हैं। हृदय रोगों के निर्धारण के लिए एक विद्युत स्पंदनों को भी आधार मानकर चला जाता है। नेत्रों में भी वैज्ञानिकों के मतानुसार फोटो इलेक्ट्रिक सेल जैसी व्यवस्था है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल की विशेषता यह होती है कि वह प्रकाश को विद्युत तरंगों में बदल देता है। नेत्रों में भी इसी पद्धति से विद्युत उत्पादन की क्षमता वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। नेत्र रोगों के निर्धारण वर्गीकरण के लिए नेत्रों में उत्पन्न विद्युत स्पंदनों को ERG इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफ यंत्र पर अंकित किया जाता है।